मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। यूँ तो इस शेर को लिखा है मराज फैज़ाबादी ने, लेकिन ये बयान करता है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के आखिरी दिनों की कश्मकश। 88 साल का बादशाह, 49 बरस की हुकूमत। जब अपने अंजाम की कगार पर खड़ा था तब उसे चिंता थी अपनी विराट विरासत के सही वारिस की। ऐसा नहीं था कि वारिसों की संख्या में कोई कमी थी, बेटे थे, पोते थे, परपोते भी। लेकिन औरंगज़ेब का मानना था कि सब के सब नालायक हैं, और ऐसे में उसके आखिरी शब्द थे अज़मा फसाद बक, मतलब मेरे बाद सिर्फ अराजकता, मेरे बाद सिर्फ फसाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि औरंगज़ेब को ऐसा क्यों लगता था? बेटों के साथ उसके रिश्ते आखिर कैसे थे, और आखिर में किसे मिली औरंगज़ेब के बाद मुगलिया सल्तनत की गद्दी? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी औरंगज़ेब के बेटों की। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। साल था 1658, जब अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर दिल्ली की गद्दी पर तख्त नशी हुआ और अपनी आखिरी सांस तक उस गद्दी पर काबिज रहा। हालांकि उम्र के आखिरी 3 दशक उसने दिल्ली से हज़ारों मील दूर दक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिताए थे। औरंगज़ेब इसके बाद कभी दिल्ली लौटा नहीं। उसकी देह दक्कन में ही दफन हो गई, लेकिन कहानियाँ नहीं। सत्ता पाने के लिए औरंगज़ेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, पिता को बंदी बनाया, और फिर इसी गद्दी को बचाने के लिए उसने अपने बेटों को भी नहीं बख्शा। औरंगज़ेब की अलग अलग पत्नियों से कुल 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद सुल्तान। उसकी कहानी बड़ी रोचक है। फ्रेंच घुमंतू फ्रांसवा बर्नियर उन दिनों भारत भ्रमण पर थे। वो अपनी किताब में मोहम्मद सुल्तान की कहानी बयां करते हैं। 1658 में सामूगढ़ की जंग में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। ये वही औरंगज़ेब का भाई दारा शिकोह था जो अपने पिता शाहजहां का फेवरेट बेटा था, और जिसे शाहजहां अपने बात गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन औरंगज़ेब ने आगे चलकर उसका काम तमाम कर दिया और उसका सिर काट कर तोहफे में अपने पिता को भिजवा दिया था। सामूगढ़ की जंग के बाद औरंगज़ेब अपने भाई मुराद बख्श के साथ आगरा की ओर बढ़ा। आगरा पहुंचकर उसने अपने पिता शाहजहां को संदेश भेजा। संदेश में क्या लिखा कि वह अपने पिता और मुग़ल बादशाह शाहजहां का आदेश सुनने आया है, लेकिन शाहजहां को तब तक औरंगज़ेब से ट्रस्ट इशू हो चुके थे। वो जानता था कि औरंगज़ेब के शब्दों और इरादों में बड़ा फ़र्क है, एक नहीं उसके शब्द और इरादे। उसने जवाब भिजवाया, मुझे मालूम है कि दारा का बर्ताव सही नहीं है, तुम फ़ौरन आगरा के महल में आ जाओ। उस वक्त तक दारा शिकोह जीवित था। औरंगज़ेब को संदेह हुआ कि यह संदेश उसकी बहन जहांआरा ने तो नहीं भिजवाया। जहांआरा चाहती थी कि दारा ही बादशाह बने। औरंगज़ेब को लगा कि अगर वो महल में गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी डर के कारण वो कई दिनों तक महल के अंदर जाने की हिम्मत जुटा नहीं सका। और इसी बीच औरंगज़ेब के बड़े बेटे सुल्तान ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। शाहजहां को जब इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि बागी बेटे को कंट्रोल करने के लिए क्यों ना पोते को अपने साथ मिला लिया जाए। उसने सुल्तान को संदेश भेजा कि हमको ज्वाइन कर लो, हमारे साथ मिलो, हम तुम्हारे बाप को बाईपास करके डायरेक्ट तुम्हें बादशाह बना देंगे। उसने सोचा अगर उसका बेटा गद्दी के लिए अपने बाप से लड़ सकता है तो फिर बेटे का बेटा भी तो उसी गद्दी के लिए उसके खिलाफ हो सकता है। शाहजहां ने कैलकुलेशन तो सही भिड़ाया था, लेकिन सुल्तान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो अपने पिता के लिए गुड बॉय बन गया। उसने महल की सभी चाबियां अपने कब्जे में की और औरंगज़ेब को सुरक्षित अंदर ले गया। बेटे की इतने मदद करने के बाद भी औरंगज़ेब कभी उस पर भरोसा नहीं कर सका। उसे मुग़ल बादशाहों का इतिहास पता था। वो जानता था कि मुग़ल वंश में बेटों का अपने पिता से गद्दी छीनना बड़ा कॉमन रहा है, इसलिए उसे जितना बाहर वालों से डर था उतना ही अपने खुद के खून से भी। सुल्तान ने जब अपने चाचा शाह शुजा से हाथ मिलाने की सोची तो औरंगज़ेब ने उसे गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। कुछ दिनों बाद उसे सलीमगढ़ किले में भेज दिया गया। 1 साल तक कैद में रखने के बाद 1676 में सुल्तान को जहर देकर मार दिया गया। अब आते हैं औरंगज़ेब के दूसरे बेटे मुअज्जम पर। इसकी माँ थी नवाब बाई। औरंगज़ेब की नवाब बाई से शादी शाहजहां ने ही करवाई थी, लेकिन औरंगज़ेब अपनी बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसी के बाद
मुअज्जम को अपने दादाजान शाहजहां से बहुत प्यार था। जब दादा का राज था तभी वो लाहौर का नवाब बना था, फिर 20 की उम्र में दक्कन का गवर्नर, और जब शाहजहां मरे तो यही पोता उन्हें दफनाने ताजमहल पहुंचा था। दक्कन में एक बार मुअज्जम को छत्रपति शिवाजी ने कैद कर लिया था। वो तब 7 बरस कैद में रहा। इस दौरान मराठों ने उसे औरंगजेब के खिलाफ खूब चढ़ाया, जो उनकी रणनीति का भी हिस्सा था, और ये रणनीति काम भी कर गई। 1670 में इसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। परेशान होकर औरंगजेब ने इसे समझाने इसकी मम्मी को भेजा। बेटा मान गया, पर इस बगावत के बाद उस पर बाप की निगरानी बढ़ गई। वैसे इस निगरानी का ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एक दशक के बाद 1680 में उसने फिर से एफर्ट मारा। औरंगजेब ने इसके बाद और सख्ती बरती, लेकिन ये आदत से मजबूर था। जब इससे मौका लगता अपने पापा के खिलाफ विद्रोह कर देता। औरंगजेब के तीसरे बेटे पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चौथे वाले मोहम्मद अकबर की बात कर लेते हैं। कारण कुछ अंग्रेजी के शब्दों में कुछ ऐसा है कि स्टे टिल द एंड वाला मामला है। अकबर उसका सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन यह भी बाप का सगा नहीं था। 1681 में इसने राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। असल में औरंगजेब ने मोहम्मद अकबर को राजपूतों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, पर यह जाकर उनसे ही मिल गया। बाद में औरंगजेब राजपूतों के विद्रोह पर कंट्रोल पाने में सफल हुआ, लेकिन तब तक मोहम्मद अकबर ने भागकर मराठों से साठगांठ कर ली। फिर 1681 में औरंगजेब ने मुअज्जम को दक्कन भेजा, क्योंकि दक्कन में अकबर मराठों के साथ छिपा था। पर मुअज्जम कम खुराफाती नहीं था, वो जानबूझकर लड़ाई हार गया। इसके बाद मोहम्मद अकबर जीवन भर मराठों के संरक्षण में रहा। शिवाजी के बेटे संभाजी ने अकबर को सुरक्षित रखा और उसे बाद में पर्शिया भेज दिया, यानी आज के समय का ईरान, और वहीं 1706 में अकबर की मौत हो गई। इधर औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम ने भी और कई मौक़ों पर अपने बाप को दगा दिया, और औरंगजेब भी उससे कुढ़ता सा रहा। एक पत्र में औरंगजेब अपने बेटे मुअज्जम को लिखता है, एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी का होना। और ऐसा कहने के पीछे की वजह ये थी कि मुअज्जम कंदहार हार गया था। इसी पत्र में उसने आगे लिखा, तुम इस दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों और खुदा को किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। औरंगजेब का ये खत रुकायते आलमगीरी में मौजूद है। रुकायते आलमगीरी औरंगजेब के खतों का एक संकलन है। 1687 में औरंगजेब ने मुअज्जम को भेजा था गोलकोंडा के राजा अबुल हसन को हराने के लिए, पर इसने राजा से यारी कर ली। राजा से इसकी दोस्ती हो गई। अब औरंगजेब खिसिया गया। उसने मुअज्जम को फिर पकड़ लिया, उसकी हरम की औरतों को दूर कहीं भिजवा दिया। आदेश दिया कि 6 महीने तक ना तो मुअज्जम को ना तो नाखून काटने दिए जाएंगे और ना ही बाल, इस तरह की सजा। ना ही अच्छा खाना मिलेगा और ना ही किसी से मिलने की मिलेगी अनुमति। लेकिन बाद में औरंगजेब को उस पर तरस आ गया। आखिर था तो बेटा ही। उसने उसे अकबराबाद, लाहौर और फिर काबुल का गवर्नर बनाया, जहां वो 1707 में अपने बाप के मरने तक काबिज रहा। आगे औरंगजेब की पूरी बातें सुन लेने के बाद, सारे किस्से सुन लेने के बाद हम एक बार फिर मुअज्जम पर लौटेंगे, लेकिन पहले औरंगजेब के तीसरे और पांचवें बेटे की बात कर लेते हैं। औरंगजेब का तीसरा बेटा था मोहम्मद आजम शाह। ये साल 1707 की बात है। दक्कन में मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब बूढ़ा हो चला था। 14 जनवरी 1707 इस दिन 88 बरस का बादशाह बीमार था। उसे अंदाज़ा हो चला था कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। इस वक्त आज़म शाह अपने बाप के साथ था, लेकिन औरंगजेब को डर था कि कहीं आखिरी वक्त में उसके बेटे उसका वही हाल ना करें जो उसने अपने बाप का किया था। इसलिए उसने आज़म शाह को मालवा का गवर्नर बनाकर खुद से दूर भेजने की सोची। लेकिन शहजादे को गद्दी की खुशबू मिल गई थी। वो जानता था पिताजी जल्द अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। वो जल्दबाजी में मालवा जाने के मूड में कतई नहीं था। वो कई जगहों पर रुकता रुकाता आगे बढ़ रहा था। आज़म शाह का गणित सही था। अपने बेटे को भेजने के 4 दिन बाद बादशाह को तेज़ बुखार आया और वो चल बसे। अपने आखिरी समय में बादशाह ने अपने बेटों को 2 पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद काफ़ी खून खराबा होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम में अपनी प्रजा के लिए काम करने की इच्छा पैदा करे और शासन करने की क्षमता। यहाँ दोनों से औरंगजेब का मतलब आज़म शाह और मुअज्जम से था। मुअज्जम उस वक्त काबुल में गवर्नर के पद पर तैनात था। अब बात औरंगजेब के सबसे छोटे और आखिरी बेटे काम बख्श की। उसके भी अपने बाप से संबंध वैसे ही थे जैसे उसके बड़े भाइयों के। काम बख्श का कसूर ये था
कि उसने औरंगजेब को बिना बताए मराठा राजा राजाराम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। राजाराम शिवाजी के बेटे और संभाजी के सौतेले भाई थे। हालांकि कामबख्श की मां उदयपुरी आखिरी दिनों में औरंगजेब के बेहद करीबी रहीं। मरने के समय कामबख्श को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, मृत्यु में भी उनके साथ जाएंगी, और हुआ भी यही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के कुछ महीनों के ही भीतर उदयपुरी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। औरंगजेब कभी भी कामबख्श को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, वो ऐसा कभी मान नहीं पाया। लेकिन जब औरंगजेब मरा तो कामबख्श ने दक्षिण भारत में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब ने मरने से पहले मुअज्जन को अपना वारिस बनाया था, लेकिन आजम शाह औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद वहां पहुंच गया। उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसने फिर आगरा की ओर कूच की ताकि उसकी बादशाहत को विधिवत मान्यता मिल सके। औरंगजेब के ज़माने में भारत आए इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने लिखा, उधर मुअज्जन ने भी अपने पिता के निधन का समाचार सुन आगरा की तरफ कूच किया। वो अपने भाई आजम से पहले आगरा पहुंच गया, जहां के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। फिर जाजऊ में दोनों भाइयों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। इसी इलाके के इर्द गिर्द औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच युद्ध भी हुआ था। इस लड़ाई में मुअज्जन की जीत हुई और अगले दिन 20 जून को उसने अपने पिता की गद्दी संभाल ली। युद्ध में हारने के बाद आजम शाह ने अपने भाई मुअज्जन के हाथ आने से पहले एक कटार से खुद को मार लिया। आगे मुअज्जन ने अपने सबसे छोटे भाई कामबख्श को भी जंग में हराया। औरंगजेब के मरने के बाद 19 जून 1707 को मुअज्जन बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का 7वां बादशाह बना। इसे शाह आलम के नाम से भी इतिहास में जाना गया। शाह आलम की सन 1712 में मौत हुई। वजह था लिवर का साइज बढ़ना। तो ये थी कहानी औरंगजेब और उसके बेटों की, किस तरह एक शासक अपने अंतिम समय में इतने बड़ी वंशावली होने के बाद भी, तमाम वारिस होने के बाद भी एक उत्तराधिकारी के लिए तरस गया। फिलहाल आज के तारीख के इस अंक में इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में फिर पलटेंगे पुराने कुछ ऐतिहासिक पन्ने। आज के इस अंक को लिखा है अभिनव झा ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।